अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। बहुत अच्छी खबर है कि उलमाए सीमांचल ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है अपनी कौम को। उन्होंने एक लेटर शाये किया है जिसका नाम दिया है अपनी क़यादत अपना ओट। उन्होंने खुल कर सपोर्ट किया है AIMIM को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेटर नज़र आ रहा है। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब की मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में इस लेटर को शाये किया गया है, जिसमें साइन करने वाले हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब, सिद्दीकी मोहम्मद सरवर मिसबाही साहब और बहुत से लोग हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया है, आज़ादी से लेकर, और आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ और गांधी जी की क़यादत के बारे में ज़िक्र किया गया, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ज़िक्र किया गया है, और 77 सालों से जो ये सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को सबसे पिछड़ा बना दिया है, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है, ठीक है। और इसमें UAPA का भी बारे में बताया गया है, मूब लिंचिंग के बारे में बताया गया है। अभी फ़िलहाल जो बरेली शरीफ में आई लव मोहम्मद का जो विवाद हुआ था, उसके बारे में भी ज़िक्र किया गया है इस लेटर में, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारनामे के बारे में भी ज़िक्र किया गया है, जैसे कि लव जिहाद, UAPA, ट्रिपल तलाक और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और CANRC NPR के बारे में ज़िक्र किया गया है। और उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, बिहार के लोग ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे, वो गैर यहाँ आकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब का करारा जवाब दिए हैं। चलिए एक तरफ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना हर इंसान का पैदाइशी हक और फितरी तकाज़ा है। प्यारा मुल्क का भारत जो अमन व अमान का गहवारा था और जिसमें हम सैकड़ों साल से भाईचारगी के साथ रह रहे थे, जब इस पर अंग्रेज़ों ने गासिबाना कब्ज़ा करके गुलामी थोपी तो फितरती जज्बा के तहत इसकी मुखालिफत में यहाँ के रहने वाले तमाम मज़ाहिब और तबके के अफराद 1858 में उठ खड़े हुए, जिनमें क़यादत का सहरा मुसलमानों के सर रहा, जिसको आज दानिस्ता आम लोगों की निगाहों से ओझल रखा जा रहा है। फिर बतदरीज लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब आज़ादी की फ़िज़ा कुछ तैयार होने लगी तो अंग्रेज़ों ने सियासत की चालबाज़ी से लोगों में मजहबी मुनाफरत पैदा करनी शुरू कर दी, जिससे कुछ लोगों में इक़्तिदार की हवस पैदा हुई और साजिशों के जाल बुनना शुरू हुए। दलितों को सुनहरे सपने दिखाए गए और मुसलमानों को नींद की गोली देकर सुला दिया गया। यह हकीकत है कि आज़ादी के समय जितनी तकलीफ़ें और जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों को देना पड़ा, किसी कौम को नहीं देना पड़ा। और आगे लिखते हैं कि अब गांधी जी ने क़यादत संभाली और सबको साथ लेकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के साथ आज़ादी के लिए तेज़ की, मगर जिनके सर में इक़्तिदार का सौदा समा चुका था, वो कब इससे मुत्तफ़िक हो सकते थे। बज़ाहिर उनकी हाँ में हाँ तो मिलाई, मगर दर पर्दा हुआ ऐसी चालें चलते रहे जिससे मुनाफरत और फैले। नतीजा में आज़ादी के मतवाले दो खेमों में बढ़ गए, एक खेमा पंडित नेहरू सरदार पटेल और उनके हमनवाओं का, दूसरा मिस्टर जिन्ना और उनके हमनवाओं का। नतीजतन मादरे वतन को अगस्त 1947 में मजबूराना अपना सीना चाक करके दो टुकड़ों में बट जाना पड़ा और दो आज़ाद ममालिक बनाम पाक इस्लामी जमहूरिया और जमहूरिया हिंद वजूद में आए, जिसकी मुखालिफत में गांधी जी आहीनी दीवार बनकर खड़े थे। और इसी दीवार बनकर खड़े रहने की पादाश में उनको आगे चलकर नाथूराम गोडसे के हाथों जान से हाथ धोना पड़ा। और आगे महज लिखते हैं कि महज नाम के पाक इस्लामी जमहूरिया में क्या क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये सब बरमला देखा है और आज भी देख रहे हैं। लेकिन जमहूरिया हिंद में दलितों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा एक कायद उभरा तो जिस कौम की हालत हज़ारों साल से बेहाल थी, कुछ न कुछ सुधरने लगी और आगे भी उम्मीद की जाती है कि मज़ीद सुधरेगी। ये तो सच है कि दलितों की हालत बहुत ख़राब थी जब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों से पहले की भी दलितों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। यहाँ पर तो जब से डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी क़यादत की तो उनकी हालत बहुत बेहतर होने लगी और उम्मीद है कि आगे भी उनकी हालत बहुत बेहतर होगी। आगे लिखते हैं, मगर हाय मुसलमानों के दरमियान से कोई कायद नहीं उभर सका या उभरने नहीं दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जिनको भीख समझकर एजुकेशन जैसी बेबसी की मिनिस्ट्री देकर ही रखा दिया गया था, वो भला क़यादत का जोखिम भरा फरीज़ा कैसे अंजाम देते। और आगे लिखते हैं, जो आज़ादी के बाद 77 साल मुसलमानों के साथ ये सेकुलर पार्टियां ने जो कुछ भी किया है उसका जिक्र करते हैं। नतीजे में मुसलमानों की जो हालत आज से 77 साल पहले आज़ादी के वक्त थी, वो भी नहीं रही। माजी में जो हुकूमतें रही, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को महज वोट देने का बंधुआ मजदूर समझा, कभी नेक नियति से उनको आईन में दिए गए हुकूक देने की दयानतदाराना कोशिश नहीं की, जिसकी गवाही के लिए सक्चर कमेटी की रिपोर्ट ही बहुत काफ़ी है। जितना आज़ादी के बाद 77 सालों में मुसलमानों का हालात
इतना बुरा हो गया है, सेक्टर कमेटी ने सबसे पिछड़ा बताया है मुसलमानों को। और आगे लिखते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में, जो बीजेपी हुकूमत ने जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की है उसका जिक्र करते हैं। रही हालिया हुकूमत तो ये मन माने कानून साजी के सहारे मुसलमानों को दिए गए आईनी हुकूक छीन कर दूसरे नंबर का शहरी बनाने पर तली हुई है। ऊंची मसनदों पर बैठे लोगों के ज़रिए उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को बदनाम किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और फिल्मों के ज़रिए इस्लामोफोबिया को आम किया जा रहा है। मुसलमानों को पाकिस्तानी गद्दार, जिहादी जैसे अलक़ाबात से याद करना मामूल बन गया है। मुलाज़िमीन, रिहाइश और कारोबार में सोशल बाइकाट की तहरीकें चलाई जा रही है। और आगे इसमें ज़िक्र करते हैं कि झूठे इल्ज़ामात लगाकर इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। नाकर्दा जराइम में मुलविस बताकर यूएपीए के धाराओं के तहत सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है। और हद तो ये है कि जाने ईमा रहमत दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इजहार पर गिरफ्तारियां की जा रही है और घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बिहार में कुछ इलाकाई सियासी पार्टियां हैं जो गले फाड़ फाड़ कर सेकुलर होने का दावा करती हैं और इलेक्शन के वक्त उनके वोट पर अपना अधिकार जताती हैं, मगर जब हक देने की बारी आती है तो इनके हाथों में लॉलीपॉप थमाने के सिवाय कुछ नहीं करती। अभी यूपी की बीजेपी हुकूमत ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर वहाँ के मुसलमानों पर जो हद से फजूल मलाजिम ढाए, इससे ताल्लुक़ से एक एंकर के सवाल पर बिहार के एक बड़े सेकुलर सियासी लीडर यानी कि तेजस्वी यादव से एक एंकर ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विवाद था उसके बारे में सवाल किया था, तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया था उसका भी यहाँ पर जिक्र किए हैं। ठीक है, बिहार के एक बड़े सेकुलर सियासी लीडर ने मुसलमानों की दिल दही के 2 जुमले कहने के बजाय साफ कह दिया कि अभी हमारी नज़र सिर्फ बिहार पर है। बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत मजलूमों की हिमायत में काम करने वाली एक पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए साथ में इलेक्शन लड़ने की गुजारिश की, यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ने महागठबंधन से कहा था कि हम साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो महागठबंधन ने क्या जवाब दिया उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इलेक्शन लड़ने की गुजारिश की तो इनकार कर दिया गया कि अभी 6 सीटों का मुतालबा है, मुस्तकबिल में ज़्यादा सीटों का मुतालबा करेगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने 6 सीटों की मांग की थी और उस पर भी महागठबंधन राज़ी नहीं हुआ, जबकि उन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों ने बाज़ ऐसी पार्टियों के साथ भी इत्तेहाद करके उनका हर मुतालबा तस्लीम कर लिया है जिनका ज़मीनी वजूद कुछ भी नहीं है। जबकि महागठबंधन में ऐसी पार्टियां हैं कि जिनका ज़मीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं है, लेकिन महागठबंधन ने उसे भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। जबकि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पिछले मरतबा 2020 में 5 सीटें निकाली थी। ज़मीन पर उनकी पार्टी की मजबूती ही है, लेकिन तब भी उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उसका भी जिक्र किया। क्या इससे ये अंदाज़ा नहीं हो जाता कि ये पार्टियां भी मुस्तकबिल में ऐसी क़यादत का वजूद उभरने को बर्दाश्त नहीं कर सकती? मतलब कि जब मुस्लिम क़यादत उभरेगी तो ये पार्टियां बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम क़यादत बिहार में उभरे जो तमाम मजलूमों समेत मुसलमानों को भी उनके आईनी हुकूक देने की बात करे। अगर ऐसे में मुल्क के किसी भी कोने से आकर कोई मजलूमों को जगाने की कोशिश करे, यानी यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में इशारा किया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब हैदराबाद से आते हैं बिहार में मजलूमों को जगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में जिक्र किया गया कि कोशिश करें फिर भी वो ना जागे तो सूरह इसराफील ही का इंतज़ार करना होगा। आज हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साले क़यादत की एक नई किरण बनकर उठे हैं और बिहार बिलखुसूस सीमांचल जैसे पसमानदा खित्ता की इल्मी, फ़िक्री, मुआशी और मजहबी फ़रोग़ के जो हुकूक दस्तूर ने दिए हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों ने अपने मुतअस्सिबाना रवैये से उसे छीन रखे हैं, उनको दिलो जान से बहाल कराने की कोशिश में सारी तवानियाँ सर्फ कर दें, जैसा कि ट्रिपल तलाक, यूएपीए, लव जिहाद, CAA, NRC, NPR, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अक़लियतों की वजारत के बजट को घटाकर कई गुना कम कर देने, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और भी दूसरी स्कीमों के ख़त्म किए जाने, जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और वक्फ बिल के मसलों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौसूफ़ की बुलंदबागी के साथ पुरज़ोर मुखालिफत ने साबित कर दिया है। याद रखिए कि किसी क़यादत का दायरा एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, यानी वो समझाना चाहते हैं कि कोई भी क़यादत एक बाइक खड़ी नहीं हो जाती है, बल्कि उनको टाइम लगती है। धीरे धीरे वो जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उसी हिसाब से उनकी क़यादत मजबूत होती है।
ٹھیک ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ اسدالدین اویسی صاحب کو اتنی کم سیٹوں پر نہیں لڑنا چاہیے، ان کے لیے یہ منہ توڑ جواب ہے کہ کوئی بھی پارٹی ایک بیگ پوری سیٹ پر پورے راجیہ میں نہیں لڑے۔ کہتے ہیں کہ انگریز چلا گیا مگر یہاں کے لوگوں خاص کر مسلمانوں میں غلامی کی بو چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان ہی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب حیدرآباد سے یہاں اتنی دور کیوں آئے اور یہاں کیا کر لیں گے۔ حیرانی اور افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اس سوچ پر کیسے اور کتنا ماتم کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی تو ان کی ہی اپنی گلی ہی کے ہوں گے، یوں ہی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو ان کے گلی کے نہیں خاص گھر ہی کے ہوں گے، جو یہاں آ کر بہت کچھ کر رہے ہیں اور کر لیں گے۔ کیا گجرات، دلی، پٹنہ بھارت کے اندر ہے اور حیدرآباد بھارت سے باہر ہے، اس لیے ان سب کے آنے میں تو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو صرف بیرسٹر اسدالدین اویسی پر۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ بہار کے بھائیوں، خاص طور سے سیمانچل کے عزیزوں، ابھی صوبائی الیکشن سامنے ہے، آپ جہاں ہیں وہاں کے باشعور اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد مل بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیں۔ اگر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت والی پارٹی کی نمائندگی مضبوط ہو سکتی ہے تو خود کو بکھرنے اور قوم کے افراد کو منتشر ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لائیں کہ حکومت سازی میں مؤثر کردار ادا کر سکے، اور اگر خدا نہ کردہ صورتحال اس کے برخلاف ہو تب بھی منتشر ہونے کے بجائے متحد ہو کر ہی اپنا ووٹ اسے دیں۔ یہ صاف انہوں نے ایک طرف سے اعلان کر دیا ہے، سپورٹ کا انہوں نے کھل کر سپورٹ کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کی باتوں میں آ کر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت کو مضبوط کریں، ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں اور ہم اپنی قیادت کو مضبوط کریں، اور جہاں سے AIMIM نے اپنی کینڈیڈیٹ کو اتارا ہے وہاں ہمیں ان کو ہی ووٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں نہیں اتارا ہے وہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کو جو اچھا لگے وہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔